दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का न्यू पैटर्न पर आधारित बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। दोस्तों इस वर्ष के बोर्ड पेपर में आपका सेम ऐसा ही प्रश्न पत्र आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा सॉल्यूशन के साथ हम प्रश्न पत्र को देखेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो दोस्तों आपके पेपर में सबसे पहले अनुक्रमांक दिया रहेगा, यहाँ आपको अनुक्रमांक लिखना है। फिर अपना नाम, मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11, यानी प्रश्न पत्र में कुल 11 पेज हैं। 901 यह विषय कोड है और 802 क्यू यह प्रश्न पत्र का संकेतांक है। वर्ष 2024 विषय हिंदी है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। पूर्णांक 70 अंक का है। निर्देश दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा, प्रश्न पत्र के 2 खंड अ और ब हैं, यानी प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ और ब। तीसरा, खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। यानी दोस्तों जो खंड अ है इसमें कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर आपको जो OMR पत्रक दिया जाएगा उसमें टिक करके देना है। इसके बाद दोस्तों चौथा, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड अ में 20 नंबर का बहुविकल्पीय और खंड ब में 50 अंक का लिखित प्रश्न है जिसका उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। पांचवा, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले खंड अ 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस प्रकार यह प्रश्न 20 अंक का है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। सूरज का 7वां घोड़ा कृति के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा इस कृति के रचनाकार जयप्रकाश भारती जी हैं, याद रखिएगा। दूसरा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। दोस्तों प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका का संपादन किया था, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उपन्यास सही उत्तर। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में भारतेंदु युग के लेखक हैं? तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र यह भारतेंदु युग के लेखक हैं। पांचवा देखिए, रामदास संस्कृति के 4 अध्याय कृति के रचनाकार कौन हैं? पांचवा प्रश्न पूछ रहा है संस्कृति के 4 अध्याय, इस कृति के रचनाकार हैं ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी। छठा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि नहीं हैं? तो मतीराम रीतिकाल के हैं, केशवदास भी रीतिकाल के हैं, भूषण भी रीतिकाल के हैं, लेकिन दोस्तों श्रीधर पाठक यह रीतिकाल के कवि नहीं हैं, यह भारतेंदु युग के कवि हैं। सातवां प्रश्न दोस्तों, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तक कौन हैं? दोस्तों प्रयोगवादी काव्यधारा या प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न, साकेत कृति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों साकेत द्विवेदी युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 9 नंबर का प्रश्न, रामचंद्रिका कृति के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों रामचंद्रिका रीतिकाल की रचना है और इसके रचनाकार केशव दास जी हैं। 10 नंबर, निम्न में से छायावादी महाकाव्य है? तो दोस्तों पद्मावत यह छायावादी नहीं है, रामचरितमानस यह भी नहीं है, पृथ्वीराज और रासो भी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कामायनी छायावादी महाकाव्य है और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। 11 नंबर का प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों सिंपल सा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। 12 देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
पीपल के पत्ते के समान मन काँप रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों उपमा दी जा रही है। जहाँ पर आपको सा सम सरिस जैसा वाचक शब्द मिल जाए वहाँ पर आप जान जाइएगा कि यह उपमा अलंकार होता है। 13 नंबर का प्रश्न, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों रोला सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 14 नंबर का प्रश्न, सुप्रसिद्ध शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है दोस्तों, तो मूल शब्द है यहाँ प्रसिद्ध और इसमें सुपसर्ग के लगने से सुप्रसिद्ध हुआ है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध में सुपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। 15 नंबर, गर्माहट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, तो मूल शब्द गर्म है और इसमें आहट प्रत्यय के लगने से गर्माहट हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गर्माहट में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 16 नंबर, लंबोदर में कौन सा समास है? दोस्तों लंबोदर का समास विग्रह होगा जिसका लंबा है उदर। किसका उदर लंबा है? गणेश जी का। यहाँ देखिए दोनों पद प्रधान न होकर तीसरा पद गणेश जी प्रधान है, यानी यह आपका बहुब्रीहि समास हो गया। 17 नंबर, कपूर का तत्सम रूप होगा। तो दोस्तों कपूर का तत्सम यानी संस्कृत कर्पूर होता है, ऑप्शन सी सही है। 18 नंबर, अत्याचार में कौन सा संधि है? तो दोस्तों अति धनाचार मिलकर अत्याचार हुआ है, यहाँ पर आपका एड़ संधि का नियम लागू है, याद रखिएगा। 19 नंबर, फलेह शब्द का विभक्ति एवं वचन है। दोस्तों फलेह शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन है। 20 नंबर देखिए, पठानी धातु का पुरुष एवं वचन होगा। तो दोस्तों पठानी पठाओ पठाम, यह उत्तम पुरुष एक वचन है, यानी ऑप्शन डी सही होता है। तो दोस्तों यह 20 बहुविकल्प प्रश्न पूरा हुए। अब हम खंड व वर्णनात्मक प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया है, इस पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। इस तरह यह प्रश्न 6 अंक का है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रतिपात्र बना सकें। हम और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्रस्तुत अवतरण के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों अभी आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह मित्रता निबंध से लिया गया है और इसके लेखक कौन है दोस्तों? शुक्ल जी। तो आप ऐसे इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम मित्रता व लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम रेखांकित अंश को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि बस जो रेखांकित है अंश है उसको पढ़िए और उसी को अपने भाषा शैली में घुमा फिरा कर लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिलेगा। जैसे देखते हैं, हम और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि 2 मित्रों के बीच एक ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए जिससे यदि एक का नुकसान होता है तो दूसरा उसे अपना नुकसान माने और दूसरे का लाभ होता है तो फिर दूसरा उसे अपना लाभ माने। यानी दोनों में बहुत सूझबूझ समझदारी होनी चाहिए, दोनों हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें। ऐसे लिख दीजिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। तीसरा देखिए, मित्र कैसा होना चाहिए। तो यहीं पर आपको मित्र मिल जाएगा इसका उत्तर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक सच्चा मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है।
मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, और मित्र से भाई की तरह स्नेह होना चाहिए, जिससे हम अपना विश्वास पात्र बना सकें। ऐसे लिख दीजिए। हो गया। अथवा करके है दोस्तों, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इतनी विभिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम भारतीय संस्कृति एवं लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम रेखांकित अंश को पढ़ेंगे, फिर घुमा फिरा कर लिख देंगे। चलिए देखिए कैसे। जिस तरह यहाँ के बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इतनी विभिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, यहाँ बोलियों की गिनती करना आसान नहीं है। जिस तरह यहाँ अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है, उसी तरह भारतवर्ष में अनेक धर्म और संप्रदायों को मानने वाले लोगों की गिनती करना भी आसान नहीं है। भारतवर्ष में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं कि अगर कोई अपरिचित आदमी आकर भारत का पूरा भ्रमण करे, तो अगर वह घबरा कर कह दे कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देश का समूह है, तो हमें इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लिख दीजिए दोस्तों, ऐसे पूरा नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है। लेखक ने किसकी गिनती करना आसान नहीं कहा है? तो यहाँ देखिए है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों की भी गिनती आसान है। तो आप लिखेंगे लेखक ने भारत में निवास करने वाले विभिन्न धर्म और संप्रदायों की गिनती करना आसान नहीं कहा है। हो गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश दिया है, 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न 2-2 अंक का है, 6 अंक का यह प्रश्न है। सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों यह किससे है? पद से है। यह पद्यांश पद से है और इसके कवि सूरदास जी हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के काव्य खंड से पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। संदर्भ हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। यह रेखांकित अंश है। तो लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और दरिद्र भी राजा की भांति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। तीसरा प्रश्न देखिए, सूरदास जी किसके चरणों की वंदना करते हैं? तो सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाए। सूरदास जी करुणा के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। उत्तर हो गया तीसरा। अथवा करके देखिए। मोर मुकुट की चंद्र कनु, यों राजत नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। तो दोस्तों यह पद्यांश बिहारी की भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। तो लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम भक्ति है एवं कवि का नाम बिहारी लाल जी है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। तो आप लिखेंगे श्री कृष्ण के मोर मुकुट पर शोभित चंद्रमा के आकार को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव से ईर्ष्या के कारण कामदेव अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया। अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो आसानी से कर लेंगे। तीसरा, श्री कृष्ण के मोर मुकुट पर क्या शोभित हो रही है? तो दोस्तों श्री कृष्ण के मोर मुकुट पर चंद्रमा के आकार की रेखाएं शोभित हो रही है। तीसरा देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 अंक का प्रश्न है, 2 अंक संदर्भ लिखने पर है और 3 अंक हिंदी अनुवाद करने पर। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं।
वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यां दिव्य ज्योति द्योदते अधुनापि यत् संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्य अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कं च विद्या गृह्णन्ति। अब हम इसका दोस्तों क्या करेंगे कि वाराणसी में हिंदी अनुवाद इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम वाराणसी है, तो वाराणसी पाठ से है दोस्तों यह गद्यांश, तो ऐसे लिख देंगे संदर्भ। इसके बाद हिंदी अनुवाद में लिखेंगे वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बह रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में अभी भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ये हो गया दोस्तों, अथवा करके है या फिर इसको कीजिए, इसको भी देख लीजिए ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। नागरिक बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकाम उत्तरम दातु समर्थ न भवत् अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः प्रहेलिकायाम उत्तरम न जानामि इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथयत् यदि भवान उत्तरम न जानति तर्हि ददातु 10 रुपये काणि अतः मलान मुख्येन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपये काणि दास्यति। तो यह दोस्तों कौन सा पाठ है? प्रबुद्धो ग्रामीणः। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के पाठ का नाम प्रबुद्धो ग्रामीण है। यह आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा किंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न ही हुआ, अतः ग्रामीण से बोला मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। यह सुनकर ग्रामीण कहता है यदि आप उत्तर नहीं जानते तो 10 रुपये दीजिए। अतः खिन्नमुख वाला नागरिक शर्त के अनुसार 10 रुपये दिया। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 4 देखिए। दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। भी 5 अंक का है, 2 अंक संदर्भ लिखने के लिए और 3 अंक हिंदी अनुवाद के लिए। सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूति सच विभूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम सा काशी के नोपमायते। तो याद आया दोस्तों यह कहाँ से है? यह वाराणसी पाठ से है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यह संदर्भ हो गया। अब हिंदी अनुवाद करेंगे। यहाँ मृत्यु भी कल्याणकारी है, यहाँ भस्म भी आभूषण है, यहाँ लंगोट भी रेशम है। इस काशी की उपमा किससे दी जाती है, किससे दी जा सकती है? यहाँ मृत्यु भी कल्याणकारी, यहाँ भस्म भी आभूषण है, यहाँ लंगोट भी रेशमी है। इस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? अथवा करके है दोस्तों अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता मुख स्फुटवक्ता च यो जानती स पंडिता है। यह किससे है दोस्तों? प्रबुद्धो ग्रामीण से। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद करेंगे। बिना पैरों का है, दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होता है लेकिन पंडित नहीं होता। बिना मुख का है किंतु स्पष्ट बोलता है और जो जानता है वही पंडित है। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। जो प्रश्न संख्या 5 है यह खंड काव्य से संबंधित है। हर जिले का अपना अपना निर्धारित खंड काव्य है। आप अपने टीचर से पूछ कर तैयार कर लीजिएगा। तो जैसे हमारे यहाँ का सोनभद्र जिले का ज्योति जवाहर है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर बताइए कि कलिंग के युद्ध का अशोक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। अथवा ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ सिंपल सा बात है। प्रश्न 3 नंबर का आप क्या कीजिएगा कि आपका जो भी खंड काव्य है उसके नायक का चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके यह प्रश्न देगा ही, इससे आपको आसानी हो जाएगा। अब दोस्तों 6ठा प्रश्न देखते हैं। 6ठा का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। यह भी 5 अंक का प्रश्न है। 3 अंक जीवन परिचय के लिए और 2 अंक रचना लिखने के लिए। तो रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, यह तीनों परीक्षा के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। तीनों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और एक रचना लिखना है। अब ख में 6ठा का ख है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखिए। जैसे यहाँ 3 कवि हैं रसखान, तुलसीदास, बिहारी, इनका जीवन परिचय लिखना और एक रचना का नाम, 5 अंक मिल जाएगा। 7वां देखिए दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लिख सकते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 2 अंक मिल जाएगा। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए।
दो प्रश्न का उत्तर, तीनों में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे वाराणसी कुत्र स्थिता अस्ति, तो वाराणसी गंगाकुले स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। ख चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, चंद्रशेखर अपना नाम क्या कहता है? जो चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अकथयत, आजाद कहता है। वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति, तो दोस्तों वाराणसी संस्कृत भाषायाः केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र है। नवा प्रश्न देखिए, शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। नवा प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित है, इस बार यह नया टॉपिक सिलेबस में शामिल किया गया है। तो पत्र लेखन 4 अंक का आएगा। अथवा नगर की सफाई है तो नगर निगम को पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक टॉपिक पर पत्र लिखना है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है दोस्तों 10वां, निबंध लेखन है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यह प्रश्न 7 अंक का है। यहाँ 3 टॉपिक है, पर्यावरण प्रदूषण एवं बचाव, समाचार पत्र का महत्व या अनुशासन का महत्व। आप अपनी रुचि के अनुसार किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिख दीजिएगा। यहाँ भी आपको 7 अंक मिल जाएंगे। दोस्तों जाते जाते मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड की यह विशेषता है कि आप उत्तर भले ही गलत लिखे हैं, अगर आप लिखे हैं तो वहाँ पर आपको नंबर मिलना है, पॉजिटिव मार्किंग होता है। इसलिए आपको एग्जाम्स में कोई प्रश्न आए या ना आए उसका उत्तर ज़रूर लिखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कंप्लीट हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।